आज हम लोग सेट 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से यह सेट 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे मेरा दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा है यहाँ पे। माना a इज इक्वल टू 19, b इज इक्वल टू 5 13 तथा r इज इक्वल टू a कॉमा b सच दैट a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू b तथा a माइनस बी 4 से विभाज्य है। दिखाए कि r a से b में सार्वत्रिक संबंध है, मतलब यूनिवर्सल रिलेशन है। तो r जो है वह यूनिवर्सल रिलेशन तब कहलाएगा जब r इज इक्वल टू a क्रॉस b हो जाएगा। मतलब a क्रॉस b का सारा अवयव अगर r में हो जाएगा तो वो मेरा यूनिवर्सल रिलेशन होगा। तो देखते हैं आप कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को हम लोग। तो ये दिया हुआ है एक नंबर में हमें a इज इक्वल टू दिया हुआ है 19, b इज इक्वल टू दिया हुआ है 5 13 और कहता है हमें r ऐसा लिखने के लिए कि a बिलोंग्स टू a, b बिलोंग्स टू b और a माइनस b 4 से विभाज्य है। तो r इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है यहाँ पे a कॉमा b सच डेट a बिलोंग्स टू a, b बिलोंग्स टू b और उसके बाद एंड a माइनस b 4 से भाज्य है, 4 से भाज्य है, ये दिया हुआ है। तो हम यहाँ सबसे पहले ले लेते हैं हम 1,5 belongs to r, that implies हो जाएगा 1 minus 5 is equal to -4। ये 4 से भाज्य है, ये 4 से भाज्य है। अब हम अगला 1 और 13 को ले लेते हैं। 1,13 belongs to r, that implies हो जाएगा 1 minus 13 is equal to -12, ये भी 4 से भाज्य होगा। अगला हम 9,5 ले लेते हैं। 9,5 belongs to r, इसका मतलब हो गया that implies 9 minus 5 is equal to आ जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है, ये 4 आ गया, तो ये भी जो है 4 से भाज्य है। और उसके बाद 9 और 13 को लेंगे। 9 और 13 belongs to r, that implies 9 minus 13 is equal to -4, ये भी 4 से विभाजित है। इसका मतलब यहाँ पे r जो है वो हो जाएगा मेरा 15, उसके बाद 113 हो गया, 95 हो गया और उसके बाद 913 हो गया। तो r जो है वो टोटल का टोटल आ गया a क्रॉस b, इसलिए r जो होगा यहाँ पे r is a universal relation from a to b। ये हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन 2 में कहता है यदि a बराबर 15, b बराबर 37 तथा r इज इक्वल टू a कॉमा b सच दैट a बिलोंग्स टू a, b बिलोंग्स टू b और a माइनस b 4 का अपवर्त्य है। अपवर्त्य मतलब हो जाएगा गुणज। तो दिखाना है a r a से b में रिक्त संबंध है। ठीक है, तो ये हमें एम्प्टी सेट दिखाना है। तो 2 नंबर हो गया यहाँ क्वेश्चन। a इज इक्वल टू दिया हुआ है 15, उसके बाद b इज इक्वल टू दिया हुआ है 3,7 और r जो है वो दिया हुआ है मेरा a कॉमा b सच दैट a belongs to a, उसके बाद b belongs to b और उसके बाद है यहाँ a माइनस b 4 का अपवर्त्य है। तो ये हो जाएगा यहाँ तथा a माइनस b 4 का अपवर्त्य या अपवर्त्य को हम लिख सकते हैं गुणज है। तो इसको हम कैसे सॉल्यूशन करते हैं देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेते हैं, ठीक है, हम 1 और 3 को लेते हैं। तो यहाँ पे चूंकि
1,3 जो है, अगर हम लेते हैं 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर बिकॉज 1 - 3 बराबर -2, इस 4 का मतलब अपवर्त्य नहीं है, अपवर्त्य 4 का अपवर्त्य नहीं है, 4 का अपवर्त्य नहीं है। अगला एलिमेंट हम ले लेते हैं यहाँ पे, एक 3 को लिए, अब एक 7 को हम लेंगे। तो 1,7 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि यहाँ भी हम देख रहे हैं क्योंकि 1 - 7 बराबर -6, इस 4 का गुणज नहीं है, 4 का गुणज नहीं है। तो यहाँ पे अगला हम ले लेंगे, उसके बाद 5 3 को लेते हैं। 5,3 बिलोंग्स टू आर, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि यहाँ भी वही बात है, 5 - 3 आ गया यहाँ पे, ये हो जाएगा मेरा 2, इस 4 का गुणज नहीं है। फिर हम ले लेते हैं यहाँ 5 7, तो 5 7 ये भी आर में नहीं होगा, क्योंकि अब हम यहाँ पे अगर 5 - 7 बराबर -2 आ जाएगा, तो ये भी जो है वो 4 का गुणज नहीं होगा, इसलिए r जो हो जाएगा यहाँ पे, ये r जो हो जाएगा एम्प्टी हो जाएगा, मतलब r = 5 हो जाएगा, r में एक भी अवयव नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे r जो होगा, r इज एन एम्प्टी रिलेशन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है कहता है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यहाँ पे, यदि a बराबर 1 2 3 तथा r इज इक्वल टू दिया हुआ है हमें, यहाँ पे r इज इक्वल a बराबर 1 2 3 तथा r बराबर a पर a r b a इज इक्वल टू b से परिभाषित एक संबंध है, दिखाना है r a पर एक तत्समक संबंध है। हमें यहाँ पे आइडेंटिटी रिलेशन दिखाना है, तो देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, a इज इक्वल टू दिया हुआ है मेरा 1 2 3, और r इज इक्वल टू दिया हुआ है, r कहता है a पर a r b implies and implies by a is equal to b से परिभाषित है, मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं a, b such that a is equal to b and a belongs to a और b जो होगा, ये दोनों बिलोंग्स टू a हो जाएगा। तो हमें यहाँ a इज इक्वल टू b लेना है, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 1 1 हो जाएगा, r के अंतर्गत 2 2 हो जाएगा, r के अंतर्गत 3 3 होगा, क्योंकि a इज इक्वल टू b, और जैसे ही ये 3 हो गया, इसलिए r इज एन आइडेंटिटिकल रिलेशन हो गया। चौथा क्वेश्चन है, हमें सिद्ध करना है कि समुच्चय 1 2 3 में r बराबर 1 2 2 1 द्वारा प्रदत्त संबंध r समित है किंतु न स्वतुल्य है और न संक्रामक है, ठीक है। तो 1 2 3 समुच्चय में, तो मान लेते हैं हम, यहाँ पे मान लेते हैं a इज इक्वल टू हो गया 1 2 3, और यहाँ पे r इज इक्वल टू मेरा दिया हुआ है
ये दिया है 1 2 और उसके बाद है 2 1। हमें प्रूफ करना है कि ये जो है सो सममित है, लेकिन ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। तो यहाँ पे फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए हम देख रहे हैं 1 1 इसमें नहीं है, 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब हम देखते हैं फॉर सिमेट्रिक। फॉर सिमेट्रिक यहाँ देख रहे हैं 1, 2 बिलोंग्स टू आर एंड इम्प्लाइड 2, 1 बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर जो हो जाएगा आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक। अब हम देखते हैं इस यहाँ पे ट्रांजिटिव के लिए। चलिए अब हम देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए। तो यहाँ पे फॉर ट्रांजिटिव यहाँ देख रहे हैं हम 1, 2 बिलोंग्स टू आर एंड उसके बाद 2, 1 बिलोंग्स टू आर, बट यहाँ 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आर जो है वो मेरा ट्रांजिटिव नहीं है, यही हमें प्रूव करना था। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 5। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, माना कि a बराबर 1 2 3 दिखाए कि a पर 2 3 और 3 2 को शामिल करने वाले तुल्यता संबंधों की संख्या 2 है। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखेंगे इस क्वेश्चन को। अब हम लोग एक मिनट से इसको मिटा देते हैं। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यहाँ पे, क्वेश्चन 5 दे रहा है a इज इक्वल टू है यहाँ पे 1 2 3। तो कहता है हमें यहाँ पे 2 3 और 3 2 को शामिल करने वाले तुल्यता संबंधों की संख्या 2 है, इसे साबित करना है। तो सबसे पहले हम a क्रॉस a निकालेंगे तो हो जाएगा यह 1 2 3 अक्रॉस हो जाएगा यहाँ पे ये मेरा 1 2 3। ये मछली कोष्ठक है, मिडिल ब्रैकेट है, दोनों को मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 1 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, फिर 1 3 हो जाएगा, 2 से अब सब में गुना करेंगे 2 1 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा और उसके बाद 2 3 हो जाएगा। अब फिर हम 3 से सब में गुना करेंगे तो 3 1 हो जाएगा, उसके बाद 3 2 हो जाएगा और उसके बाद 3 3 हो जाएगा। अब हमें दिखाना है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं तुल्यता इक्विवेलेंस रिलेशन की संख्या। तो हम पहले तो इक्विवेलेंस होने के लिए 1 1, उसके बाद हम लिख देते हैं 2 2 और ये 3 3।
3 3। एक तो ये हो गया, नहीं इसमें हमें कहता है, हाँ इसमें हमें कह रहा है यहाँ पे, हमें कहता है यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन में 2 3 और 3 2 को शामिल करने वाले, तो इसमें शामिल हम करते हैं पहले 2 3। 2 3 शामिल किए तो ये मेरा सिमेट्रिक नहीं होगा, सिमेट्रिक शामिल होने के लिए ये लिख देते हैं, ये मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन है। दूसरा लिखना है तो दूसरा हम लिखते हैं यहाँ 1 1, उसके बाद 2 2, उसके बाद हम लिखेंगे 3 3, अब हम लिखते हैं 2 3 और उसके बाद 3 2। और पूछता है इन दोनों को शामिल करने के अलावा और कितना बन सकता है, तो इसके लिए अगर हम इसमें 1 2 शामिल करेंगे तो 1 2 शामिल करेंगे तो ये अब सिमेट्रिक नहीं होगा, सिमेट्रिक होने के लिए 2 1 शामिल करना होगा। और उसके बाद ये अगर सिमेट्रिक है तो फिर अब ये जो है ट्रांजिटिव नहीं होगा, क्योंकि 1 2 लास्ट 2 किया और यहाँ 2 3, तो 1 3 इसमें नहीं है, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 3 1 3 इसमें होना चाहिए तभी ट्रांजिटिव होगा। तो इसके लिए अगर हम 1 3 इसमें शामिल कर देते हैं तो अब फिर ये सिमेट्रिक नहीं होगा, तो सिमेट्रिक होने के लिए 1 1 होना चाहिए। 2 2 4 5 6 7, इस तरह से 9, इसमें भी मेरा 9 गो एलिमेंट है और इसमें भी सदस्य जो है वो 9 गो आ गया, मतलब कि ये पूरा का पूरा जो हो गया मेरा A क्रॉस A हो गया। तो इसलिए मतलब कि इक्विवेलेंस रिलेशन की संख्या जो है वो हो गया मेरा 2 हो गया, ये मेरा आंसर हो गया यहीं पे, ये हो गया मेरा प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एफ सच दैट, हाँ ये सब क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, यहाँ पे दिया हुआ हमें, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है यहाँ पर हमें कि एफ सच दैट जेड टेंस टू जेड और एफ एक्स बराबर माइनस एक्स से परिभाषित है, तो दिखाइए कि एफ एकाक आच्छादक फलन है, एकाक और आच्छादक दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले फंक्शन दिया हुआ है एफ सच दैट जेड टेंस टू जेड में दिखाना है, और एफ एक्स बराबर माइनस एक्स है, एफ एक्स बराबर माइनस एक्स है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं यहाँ पे x1 x2 बिलोंग्स टू हो गया जेड, ये हो गया मेरा डोमेन का एलिमेंट दोनों। तो एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू लेके चलते हैं 1 1 के लिए, तो एफ एक्स इज इक्वल टू -1 दिया हुआ है, तो ये -x और ये -x2 हो जाएगा, इससे ये कट गया, तो x1 इज इक्वल टू x2, और जैसे ही आ गया इसलिए f इज 1 1 हो गया, f इज 1 1 हो गया। अब ऑन टू के लिए हम सबसे पहले मान लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, और y बिलोंग्स टू हो जाएगा और ये हो जाएगा कोडोमेन, ये कोडोमेन का एलिमेंट हो जाएगा। तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, और एफ एक्स की वैल्यू -x है, y तो x बराबर हो जाएगा -y, और जो -y निकल के आया है e बिलोंग्स टू हो जाएगा z, ये प्रांत हो जाएगा, मतलब कि डोमेन में हमें मिल जाएगा, ये हमें डोमेन में मिल जाएगा, इसलिए हो जाएगा यहाँ पे f इज ऑन टू। तो इसलिए अब यहाँ पे f 1 1 है और यहाँ पे f ऑन टू आया, इसलिए हो जाएगा f इज 1 1 ऑन टू फंक्शन,
हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है। 7 कहता है यहाँ माना कि a इज इक्वल टू 1 2 3 b बराबर 4 5 तथा माना कि f 1 4 2 5 3 5 दिखा है। f a से b में एकाक नहीं है लेकिन यह आच्छादक है। एकाक नहीं है लेकिन यह आच्छादक है। ठीक है, तो सबसे पहले a इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है यहाँ पे 1 2 3 दिया है और b इज इक्वल टू जो है सो 4 और 5 दिया है। और उसके बाद हम देखते हैं f इज इक्वल टू है 1 4 है। उसके बाद दिया हुआ है 2 5 है। 2 5 के बाद 3 5 है। 3 5 है। तो यहाँ हम देख रहे हैं चूंकि f के प्रांत के दो अवयव 2 और 3 का एक ही इमेज है, एक ही इमेज है और वो इमेज जो है एक ही इमेज 5 है। तो इसलिए f is not 1 और इसलिए f is onto। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 2 3 a से a में सभी एकाक फलन ज्ञात करें। a से a में एकाक फलन निकालना है। a इज इक्वल टू 1 2 3 दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे? ये हो गया मेरा 1 2 3 और इधर भी 1 2 3 हो गया। तो अब यहाँ पे फलन निकालना है, तो पहला हो जाएगा 1 का रिलेशन 1 से, 2 का 2 से, 3 से का 3 से, तो हो जाएगा ये मेरा 1 1 हो जाएगा। उसके बाद 2 2 हो जाएगा और उसके बाद हो जाएगा 2 और 3 3 हो जाएगा। पहला हो गया। दूसरा हो जाएगा f2 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ 1 को हम 2 से मिलाते हैं तो हो जाएगा 1 का रिलेशन 2 से हो जाएगा। उसके बाद 2 का हम 3 से मिलाएंगे तो 2 का 3 से हो जाएगा और 3 का 1 से मिलाएंगे। ठीक है, 3 का 1 से मिलाएंगे तो हो जाएगा यह 3 1 का हम 2 से मिलाएंगे, 2 का हम 3 से मिलाएंगे और 3 को 1 से मिलाएंगे, ये भी 1 1 हो जाएगा। अब हम f3 तीसरा फलन निकालते हैं यहाँ पे। उसके बाद अब हम 1 1 को मिलाते हैं, 1 1 को मिलाते हैं। उसके बाद अब इस दोनों को चेंज करेंगे, 2 को 3 से और 3 को 2 से, तो 2 3 और ये हो जाएगा मेरा 3 2 हो जाएगा। उसके बाद अगला हो जाएगा f4 जो हो जाएगा, इसको हम 1 को 3 से मिलाते हैं। उसके बाद 2 को हम 2 से मिलाएंगे और उसके बाद 3 को हम 1 से मिलाएंगे। उसके बाद f5 जो है उसको हम क्या काम करते हैं यहाँ पे, अब हम 1 को अब 3 3 को मिलाएंगे तो 1 को हम क्या काम करते हैं 2 से मिला देते हैं। उसके बाद 1 को 2 से, उसके बाद 2 को 1 से मिला देते हैं और 3 को 3 से मिला देते हैं, ये हो जाएगा। उसके बाद f6 जो है वो मेरा हो जाएगा यहाँ पे। अब 3 को 1 से मिलाएंगे और 3 को 1 से, मतलब कि 3 को 1 से और इधर के 3 को 1 से, 3 1 से मिला हुआ है, 1 को 1 से मिला दिए हैं। उसके बाद 1 1 ले लिए हैं, 1 1 2 बार हो गया है, 2 2 2 बार, 2 2 2 बार हो गया है, 3 और 3 2 बार हो गया है। एक दो दो 1 3 3 1 2 3 3 1, उसके बाद 1 1 3 2 2 1 2 3 3 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 3 1 1 3 1 3 1 2 3 4 5 1 3 2 1 3 2 1 बच जाएगा मेरा, 1 3
2 1 और 3 2, ठीक है। 1 3 तो 1 3 वाला इसमें 1 3 2 यही 6 को 1 1 फंक्शन हो जाएगा। आगे हम देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है। 9 नंबर हमें कहता है जांच करें कि f such that n tends to n, f such that n tends to n और fx is equal to दिया हुआ है 3x प्लस 5, कहता है एकाकी आच्छादक फलन है या नहीं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं x1, x2 belongs to n, ये हो जाएगा प्रांत का एलिमेंट। तो fx1 is equal to हो जाएगा fx2, हो जाएगा 3x1 प्लस 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 3x2 प्लस 5, 5 से 5 कट गया तो 3x1 इज इक्वल टू 3x2, मतलब x1 इज इक्वल टू x2, ये हो गया। उसके बाद तो यहाँ पे f जो हो जाएगा f इज 1 1, f इज 1 1 हो गया, f 1 1 हो गया। अब यहाँ पे मान लेते हैं माना fx इज इक्वल टू y और y बिलोंग्स टू n, ये हो जाएगा सहप्रांत, ये हो जाएगा मेरा सहप्रांत। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे तो अब यहाँ fx जो है यह 3x प्लस 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 5 इज इक्वल टू y, तो 3x इज इक्वल टू y माइनस 5, तो x इज इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन हो जाएगा 3 बिलोंग्स टू does not belongs to n, इसलिए हो जाएगा f is not on to, f on to नहीं होगा। 9 में कहता है हमें एकाक आच्छादक है, तो इसलिए हो जाएगा यहाँ पे f एकाक आच्छादक नहीं है, एकाक आच्छादक नहीं है, क्योंकि ऊपर में मेरा दिया हुआ है यह 1 1 है, एकाक है लेकिन आच्छादक नहीं है, इसलिए एकाक आच्छादक नहीं होगा। अगला क्वेश्चन नंबर मेरा 10 नंबर है, f इतना दिया है, g इतना दिया है, तो FOG और GOX निकालना है। तो 10 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें f इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 2, उसके बाद है यहाँ पे 3 5 है, 3 5 के बाद 4 1 है, और उसके बाद g इज इक्वल टू दिया हुआ है हमें 2 3 दिया हुआ है, 5 1 दिया हुआ है और 1 3 दिया हुआ है। तो उसके बाद हमें FOG निकालना है, तो क्या हो जाएगा यह FOG। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं g की वैल्यू, g का वैल्यू हम 2 ले लेते हैं, तो हो जाएगा f और ये हो जाएगा g2, तो ये हो जाएगा f और g2 की वैल्यू जो है ये आया है 3, तो ये हो जाएगा मेरा 3, तो f3 की वैल्यू 3 का रिलेशन है 5 से। उसके बाद हो जाएगा FOG 2 के बाद अब हम लेते हैं यहाँ पे 5 FOG 5, तो हो जाएगा f और ये हो जाएगा g5, तो हो जाएगा f और g5, 5 का रिलेशन है 1 से, तो 1 का रिलेशन है यहाँ पे 2 से। उसके बाद हम लेते हैं FOG, 5 के बाद दिया हुआ है मेरा 1, तो ये हो जाएगा f और ये हो जाएगा g1, तो हो जाएगा f और g1 की वही रिलेशन जो है वो 3 से है, और f3 का रिलेशन जो है वो 5 से है, तो इसलिए FOG जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे, जब हम 2 लिए तो 5 आया, उसके बाद 5 लिए तो 2 आया, और 1 लिए तो 5 आया। अब इसी तरह हमें GOF निकालना है, ठीक है। GOF निकालना है तो f के साथ पहला एलिमेंट 1 है, तो G और ये हो जाएगा F1 का रिलेशन जो है F1 का रिलेशन 2 से है, और G2 की वैल्यू जो है यहाँ दिया हुआ है 2 का रिलेशन 3 से है। उसका GOF और 1 की जगह अब हम रखेंगे यहाँ पे F है, तो ये 3 रखेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा यह G और ये F3 हो जाएगा, तो हो जाएगा F3 की वैल्यू है यहाँ पे 5, तो हो जाएगा G5 की जो वैल्यू है ये हो जाएगा 1, और उसके बाद GOF अब हम लेते हैं F का लास्ट वैल्यू 4, तो हो जाएगा यह मेरा G और F 4 का रिलेशन जो है
4 का रिलेशन जो है यहाँ पे 1 से दिया हुआ है, और G1 1 का रिलेशन है 3 से, तो इसलिए हो जाएगा यहाँ पे GOF जो हो जाएगा, यह 1 लिए तो 3 आया, 1 3 हो जाएगा। उसके बाद 3 लिए तो 1 आया, और उसके बाद जब हम यहाँ पे 4 लिए तो 3 आया। ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है यहाँ f(x) बराबर दिया हुआ है x 8x³ और उसके बाद gx दिया हुआ है x के पावर 1/3। तो हमको कहता है यहाँ GOF और FOG निकालने के लिए, तो GOF यहाँ लगाएंगे x, तो G और ये हो जाएगा मेरा FX, हो जाएगा GFX की वैल्यू 8x के पावर 3 है। तो यहाँ GX है तो x के पावर इतना लिखा है, तो 8x³ आई इसका पावर 1/3, तो इसको लिखेंगे 2x के पावर 3 आई पहले से है, तो यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, आ जाएगा मेरा 2x। तो ये हो गया मेरा GOF की वैल्यू। अब फॉग निकालते हैं यहाँ पे, तो चूंकि दिया हुआ है यहाँ पे हमें, चूंकि तो ये दे दिया है वैल्यू यहाँ पे, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हाँ, तो अब हम निकालते हैं FOGX की वैल्यू, तो हो जाएगा F और ये हो जाएगा GX। तो F और ये GX की वैल्यू जो है x के पावर 1/3 है, तो x के पावर 1/3, तो FX की वैल्यू 8x के पावर 3 है, तो यहाँ 8 लिखेंगे, और x के पावर 3 है तो x के पोजीशन पर ये दिया हुआ है और इसका पावर 3 है, तो इससे ये कट जाएगा, तो आ जाएगा 8x। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 12 नंबर। आगे हम देखते हैं। ठीक है, धन्यवाद। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कैसे बनेगा। तो यहाँ कहता है माना f such that r tends to r, fx बराबर 3x + 2 द्वारा परिभाषित है। दिखाई कि f व्युत्क्रमणीय है, तो व्युत्क्रमणीय होने के लिए एकक और आच्छादक दोनों होना चाहिए, और f इनवर्स such that r tends to r निकालना है। तो देखते हैं कैसे बनेगा ये। क्वेश्चन नंबर हो गया यहाँ पे मेरा 12, f such that r tends to r, और उसके बाद fx इज इक्वल टू दिया हुआ है मेरा यहाँ 3x + 2, 3x + 2। 1 1 दिखाने के लिए सबसे पहले मान लेंगे, माना x1, x2 बिलोंग्स टू r, ये डोमेन का हो जाएगा, डोमेन। ठीक है ना, x1 और x2 डोमेन ये r से रिलेटेड होगा, तो fx1 इज इक्वल टू fx2, दैट इम्प्लाइज हो जाएगा 3x1 + 2 इज इक्वल टू 3x2 प्लस हो जाएगा 2, 2 से 2 समा, 3x1 इज इक्वल टू 3x2, तो 3 से 3 समा, तो x1 इज इक्वल टू आ जाएगा x2, इसलिए हो गया यहाँ f इज 1 1, f जो है वह मेरा 1 1 हो गया। अब फिर हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना उसके बाद fx इज इक्वल टू y बिलोंग्स टू n, ये हो जाएगा कोडोमेन।
वो डोमेन का एलिमेंट हो जाएगा। तो एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है मेरा यहाँ पे 3x प्लस 2, तो लिख देंगे 3x प्लस 2 इज इक्वल टू वाई। तो x इज इक्वल टू वाई माइनस 2/3, इसलिए और ये बिलोंग टू हो जाएगा और डोमेन में मिल जाएगा, डोमेन में मिल जाएगा, इसलिए हो जाएगा मेरा f इज ऑन टू, इसलिए हो जाएगा f इज 1 ऑन टू फंक्शन। ठीक है, f जो हो गया 1 ऑन टू फंक्शन हो गया, इसलिए f इनवर्स इज एग्जिस्ट, और ये जब एग्जिस्ट हो जाएगा इसलिए हो जाएगा मेरा x इज इक्वल टू वाई माइनस 2/3। तो x को लिखते हैं f इनवर्स y इज इक्वल टू वाई माइनस 2/3। तो f इनवर्स x इज इक्वल टू x माइनस 2/3 हो गया मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे हम 13 नंबर मेरा कह रहा है यहाँ पे 13 कहता है f such that r tends to r, और एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 7 दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू है 2x प्लस 7 दिया है, द्वारा परिभाषित है, साबित करें कि f एक एकी आच्छादक है और f का प्रतिलोम भी निकाले। जैसे ये बना है 12 नंबर, वैसे ही ये क्वेश्चन बनेगा। तो देखते हैं कैसे होगा सॉल्यूशन ये। थर्टीन नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं। 13 नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, ये दे रहा है मेरा f सच डेट r टेंस टू r, और एफ एक्स इज इक्वल टू है मेरा 2x प्लस 7 है। तो x1 कॉमा x2 यहाँ पे मान लेते हैं बिलोंग्स टू r, ये हो जाएगा प्रांत का एलिमेंट, पहलू का r का एलिमेंट। तो एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, और फंक्शन दिया हुआ है 2x प्लस 7, तो यहाँ रखेंगे 2x1 प्लस 7 इज इक्वल टू 2x2 प्लस 7, 7 से 7 कैंसिल, 2x1 इज इक्वल टू 2x2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x1 इज इक्वल टू x2 हो जाएगा, इसलिए f इज 1 f 1 हो गया। अब ऑन टू के लिए तो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई बिलोंग टू आर, ये कोडोमेन हो जाएगा, कोडोमेन का एलिमेंट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा 2x प्लस 7 इज इक्वल टू वाई, 2x इज इक्वल टू वाई माइनस 7, तो x इज इक्वल टू वाई माइनस 7 ओपन हो जाएगा, 2 बिलोंग्स टू आर, इसलिए हो जाएगा f इज ऑन टू। तो f इज, क्योंकि f इज 1 एंड ऑन टू, इसलिए हो जाएगा f इज f इनवर्स इज एग्जिस्ट, और f तो x इज इक्वल टू आ गया y माइनस 7/2, इसी को लिखेंगे f इनवर्स y इज इक्वल टू y माइनस 7/2, और इसी को लिखते हैं f इनवर्स x इज इक्वल टू x माइनस 7/2 हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे अब 14 नंबर। 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो कहता है अब यहाँ पे कि a इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3 4, a इज इक्वल टू दिया हुआ है मेरा 1 2 3 4, b इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 4 6 8,
और कहता है f such that a tends to b fx is equal to f एक फलन है a से b में और उसके बाद fx is equal to दिए रखा है 2x। तो कहता है द्वारा प्रदत्त है तो f तथा f इनवर्स क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में लिखे। तो ठीक है f और पहले हम ले लेते हैं 1 तो हो जाएगा 2। अब हम दूसरा एलिमेंट 2 लेते हैं तो 2 गुना 2 आ गया 4। अब हम 3 लेते हैं तो 2 गुना 3 आ गया 6 और f4 लेते हैं तो 2 गुना 4 आ गया 8। तो f जो हो जाएगा जब 1 लिए तो आया मेरा 2, 2 लिए तो आया 4, 3 लिए तो 6 और 4 लिए तो 8 आ गया। अब हमें कहता है f इनवर्स लिखने के लिए उलट के लिख देंगे 1 2 है तो लिख देंगे 2 1, 2 4 है तो लिख देंगे 4 2 3 6 है तो 6 3 4 8 है तो 8 4 हो गया मेरा रिजल्ट। अब लास्ट क्वेश्चन है कहता है यहाँ 50 नंबर यहाँ बनाते हैं f such that r tends to r और उसके बाद fx इज इक्वल टू दिया हुआ है 4x प्लस 3 द्वारा प्रदत्त फलन है दिखाए कि f व्युत्क्रमणीय है और f का प्रतिलोम निकालिए। ठीक है तो सबसे पहले लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r तो fx1 इज इक्वल टू हो जाएगा fx2 तो 4x1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4x2 प्लस 3 3 से 3 कैंसिल 4x1 इज इक्वल टू 4x2 4 से 4 कैंसिल x1 इज इक्वल टू x2 इसलिए हो जाएगा f इज 1 1। अब ऑन टू दिखाना है ठीक है तो लेट fx is equal to y fx हो गया 4x plus 3 is equal to y तो 4x is equal to y minus 3 x is equal to y minus 3 upon 4 belongs to r इसलिए हो जाएगा f is on to अब यहाँ पे चूंकि f is 1 1 on to function तो इसलिए f इनवर्स इज एग्जिस्ट और ये एग्जिस्ट करेगा तो हमें ये निकालना है तो हो जाएगा यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई माइनस 3 अपॉन 4 f इनवर्स y इसी को लिखेंगे f इनवर्स y माइनस 3 अपॉन 4 तो f इनवर्स x माइनस 3 अपॉन 4 हो गया रिजल्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।